इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैसे, स्टार्ट कैसे होगी रिएक्शन। अभी अपन टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल पे अटैक करेंगे ना, अभी हमने किया था, देखो टेट्राहेड्रल, ये मान लो H H H है, तो जैसे हमारा ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या होगा इनके बीच में, जैसे आपने मिक्स किया ना दोनों को, ये कायरल है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है ना, ये एक HCl ऐसे, एक HCl ऐसे, कोई सिमेट्री नहीं है इसके अंदर। डीपी दिए थे ना, चलो डीपी दिखाओ पहले, क्लास टेस्ट भी दिए थे ना। कौन सा डीपी नंबर कौन सा था? ये 26 के पीछे वाले क्वेश्चन कर लिया आपने, ये टाइप ऑफ रिएक्शन वाले सवाल थे ना। चलो अब आ जाओ 27 पे। 27 तो पिछली बार कर चुके हैं शायद, है ना। फिर आ जाओ 28 पे। अच्छा ये नहीं दिया था, चलो क्लास टेस्ट निकालो। कौन सा क्लास टेस्ट था? 6, 7, 8। क्लास टेस्ट नंबर 6 निकालो। वो दरवाजा बंद करो ना पीछे वाला। क्लास टेस्ट नंबर 6 निकालो। सिक्स में कौन सा डाउट है पूछो जरा। सिक्स में थर्ड मतलब 1 का थर्ड, कौन सा थर्ड बोल रहे हो? आंसर दिए नहीं दिए इसके? आंसर दिए हुए है ना। क्यों भाई, कौन सा डाउट है बताओ। फर्स्ट का 10th, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी ना। वो इवन पाई बॉन्ड है ना, इवन। इवन में कैसे बताया था? 2 ऐसे होगी और बाकी 2 कैसे होंगे? ऐसे होंगे ना। तो ये 2 ऐसे हैं और 2 ऐसे हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन है ना, तो ये जो इन दोनों से पास हो जाएगा ना प्लेन, यानी एक तरफ तो 2 H है ना, तो एक तरफ 2 H हैं और एक तरफ HCl है। मान लो ये 2 H ऐसे हैं, ये HCl ऐसे हैं, तो HCl से प्लेन पास होगा ना। H और Cl को कट करते हुए जाएगा प्लेन, जो एक H की मिरर में दूसरा H हो जाएगा ना। ठीक है, 11th में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। नहीं सॉरी, 10th में एक है, 11th में तो 0 आएगी, अलग है। 6 में आप बाकी देख लिए सारे, ये C2 C3 भी निकाल ली इनकी। अब आ जाओ क्लास टेस्ट नंबर 7 पे। थर्ड तो यार कोई डाउट नहीं है तुम्हारा। थर्ड में क्या डाउट है बताओ। बताओ सबसे अनस्टेबल कौन होते हैं? एंटी एरोमेटिक। तो इन चारों में बताओ कौन एंटी एरोमेटिक है? 4th वाला है ना एंटी एरोमेटिक, तो 4th वाला हो गया लास्ट। फिर 1, 2, 3 में बताओ कौन रेजोनेंस स्टेबलाइज है? सेकंड में मोर RS बन रहा है, तो सबसे स्टेबल कौन हुआ? सेकंड। मोर RS मोर स्टेबिलिटी। अब बताओ 1 और 3 में स्टेबल कौन हुआ? 3 में रेजोनेंस हो रहा है और 1 में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। समझे आप? आगे बढ़ो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन ट्राई किया इसका? कैसे किया बताओ। जैसे अगर मैं ये पूछूं कि जैसे ये वाला एग्जांपल C वाला, इसमें बताओ कितने पेयर ऑफ एनेंस्टियोमर बने और कितने पेयर ऑफ डायस्टियोमर बने। इसके लिए आपको टोटल स्टीरियो आइसोमर निकालने पड़ेंगे।
तो जैसे इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर तो 3 होंगे ना, एक होगा सिस, दूसरा कौन सा होगा बताओ, ट्रांस, और तीसरा कौन सा होगा इसकी मिरर इमेज। तो बताओ इसमें पेयर ऑफ इनैंशियोमर कितने हैं? पेयर ऑफ इनैंशियोमर तो एक, कौन सा, एक पेयर हुआ ना ये, और पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर कितने हैं? 2, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, डायस्टेरियोमर, ये दोनों क्या होंगे, डायस्टेरियोमर। तो अच्छा बताओ टोटल आइसोमर कितने बने? 3। तो जो टोटल आइसोमर बनेंगे ना उसमें जितने पेयर होंगे वो पेयर ऑफ इनैंशियोमर होंगे प्लस पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर होंगे। भाई अगर 2 स्टीरियो आइसोमर हैं तो उसमें 2 ही रिलेशन हो सकता है, या तो वो इनैंशियोमर होगा या डायस्टेरियोमर। इन तीनों को देख लो, या तो वो इनैंशियोमर है या फिर वो डायस्टेरियोमर है। तो आपको जब भी अगर टोटल पेयर है तो वो टोटल पेयर कौन से होंगे? पेयर ऑफ इनैंशियोमर प्लस पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर। अब बताओ इसके टोटल आइसोमर कितने बने? 3 बने, तो इसके टोटल पेयर कितने बनेंगे? 3 के अपने टोटल पेयर 3C2 बनेंगे ना भाई। तो मेरे को पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर निकालने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे टोटल आइसोमर पता चल गए तो इसका मतलब है कि इतने पेयर बन सकते हैं इसके। इसमें अगर मुझे पता चल गया कि पेयर ऑफ इनैंशियोमर 1 है तो रिमेनिंग पेयर ऑफ क्या होंगे? डायस्टेरियोमर होंगे ना भाई, समझे तुम? अब सपोज करो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमारे पास अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, क्लोरो और ब्रोमो। इसके बताओ कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे? 4 बनेंगे। तो 4 आइसोमर के, अच्छा 4 कौन से होंगे? एक ये और इसकी मिरर इमेज, ये करेंगे ना, जैसे ये वैज ले लिया और इसकी बनाएंगे मिरर इमेज यानी इनैंशियोमर, फिर इसका डैश डायस्टेरियोमर और उसकी मिरर इमेज। तो पेयर ऑफ इनैंशियोमर कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। जब भी अपन 2 की पावर n बनाते हैं ना तो 2 की पावर n डिवाइड बाई 2 ये इतने होते हैं पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। समझे आप? 2 की पावर n कब लगता है? जब अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल में आइसोमर बनाया मिरर इमेज, दूसरा डायस्टेरियोमर बनाया उसकी मिरर इमेज, ऐसे बनेगा। तो इसके टोटल आइसोमर 4 बनेंगे ना, तो 4C2 होंगे, इनैंशियोमरिक पेयर 2 होंगे, रिमेनिंग क्या होंगे? पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स। समझे आप? तो कितने बने पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स? 4 आ गए। 4 नहीं आए, कितने आए? 4 ही आए ना। तो इन सब में आप बस ये निकाल लो कि टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, फिर ये निकाल लो पेयर ऑफ इनैंशियोमर कितने बनेंगे। तो पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर वैसे ही आ गए। ठीक है, चलो हो गया। 6, 7, 8वें पे आ जाओ। बोलो भाई। फर्स्ट के सेकंड में आपने फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी? वो रियल और इमेजिनरी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, क्योंकि ये नीचे वाली रिंग ब्रेक करोगे तो एग्जैक्टली वो ऊपर वाला बन जाएगा। तो रिंग को प्रेफरेंस आएगा पहले, वो PS वाला। कार्बन कार्बन तो कॉमन है ना, फिर आगे कार्बन और PS लगे, तो सेकंड में नीचे प्रेफरेंस आएगा रिंग को। सेकंड किसको आएगा? सेकंड SP वाले राइट को आएगा, है ना। अब अपने ये रह गए, साइक्लोप्रोपेन पहला आएगा या ऊपर वाला ग्रुप पहला आएगा? ऊपर वाला ग्रुप नहीं, साइक्लोप्रोपेन आएगा ना। साइक्लोप्रोपेन को ब्रेक करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखते थे ना अपन, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहां से ब्रेक करेंगे तो कैसे लिखेंगे? कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे लिखेंगे ना। तो ध्यान से देखो, एक कार्बन है ना कम हो रहा है ऊपर, तो थर्ड प्रायोरिटी साइक्लोप्रोपेन हुई। तो फर्स्ट कौन सा था? नीचे वाली रिंग था ना, नीचे वाली रिंग होगा ना थर्ड, रियल गिवन प्रेफरेंस ओवर इमेजिनरी। सेकंड राइट वाला होगा, थर्ड लेफ्ट वाला, तो एंटी क्लॉकवाइज S हो गया। तो वर्टिकल लाइन होने पे आंसर क्या होता है? सेम S आएगा ना, ये 1 2 3 S आ रहा है ना। हाँ देखो आंसर ऐसे ही दिया ना इसका, ठीक है करेक्ट। चलो आगे बढ़ो, थोड़ा सा टिपिकल था ये।
और कोई डाउट है 8 में? कौन सा वाला? क्या भाई, कौन सा डाउट है? 17 में आपको सेकंड वाला तो समझ में आ रहा होगा। सेकंड में आपको कितने कारक सेंटर नजर आ रहे हैं? देखो सेकंड में कारक सेंटर तो 2 ही है ना भाई, एक सल्फर वाला और एक क्लोरीन वाला, 2 ही तो है। स्टीरियो सेंटर कितने आ रहे हैं? 4 है ना, 2 कारक सेंटर है और एक एल्कीन है, तो 4 हो गए। तुम्हारा डाउट होगा 17 का फर्स्ट वाला, है ना, ये टिपिकल सवाल है, ये वाकई में जनरली डाउट है। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और थोड़ा टफ क्वेश्चन भी है ये वाला। इसमें देखो ये बताओ कि ये जो स्पायरो मॉलिक्यूल होता है ना, इसमें ये एक रिंग दूसरे रिंग के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है ना। तो बताओ ये HCl और ये HCl, ये वैलेंसी और ये वैलेंसी एक ही प्लेन में होंगी या बताओ परपेंडिकुलर प्लेन में होंगी? परपेंडिकुलर होगा ना, ये HCl और ये HCl परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। यानी मैं ये बोल दूं कि 2 वैलेंसी अगर HCl की ऐसे है और रिमेनिंग 2 वैलेंसी उसकी ऐसे होगी। ये बात समझ में आ रही? ठीक है। अब अगर तुम इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाओगे ना, तो इसका न्यूमैन देखो कैसा बनेगा। अगर मैं इस HCl का ऐसे ले रहा हूं, ये H और Cl ऐसे हैं, तो रिमेनिंग जो 2 HCl है बताओ वो कैसे होगी? परपेंडिकुलर होगी ना। वो होगी हमारा एक H ऐसा होगा और एक Cl ऐसे होगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। स्टीरियो सेंटर कैसे दिखते हैं कि अगर आपने उस पर पेयर चेंज किया, स्टीरियो आइसोमर बन गया, तो स्टीरियो सेंटर होगा। ठीक है। ये पूरा जो मॉलिक्यूल है ये कायरल है कि बताओ ये अकायरल है? ये कायरल है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है ना। ये एक HCl ऐसे, एक HCl ऐसे, कोई सिमेट्री नहीं है इसके अंदर। ये पूरा जो है इट इज ए कायरल मॉलिक्यूल। यानी अगर मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई तो इसमें और इसकी मिरर इमेज में क्या रिलेशन होगा? एनेंटियोमर होगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि इस कार्बन पे है ना पेयर चेंज करते हैं, क्योंकि हमको स्टीरियो सेंटर निकालना है। तो अगर मैं इस कार्बन पे एक पेयर चेंज करता हूं, यानी Cl को लेफ्ट में रखा, H को राइट में रखा, बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये एनेंटियोमर है, क्योंकि ये क्या बनेगी? इसकी मिरर इमेज। और कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज क्या होती है बताओ? एनेंटियोमर बन जाएगी। समझे आप? इसका मतलब ये हमने प्रूव कर दिया कि ये वाला कार्बन एक कायरल सेंटर है। अब हमको प्रूव करना है कि ये कार्बन कायरल सेंटर है या नहीं है। वो कैसे प्रूव करेंगे? स्टीरियो सेंटर है या नहीं, कैसे प्रूव करेंगे? उस पर एक पेयर चेंज कर देंगे। ठीक है। तो जैसे मैंने आगे वाले पे HCl चेंज किया, वैसे ही पीछे वाला जो HCl है ना, उस पर भी मैं पेयर चेंज करके देखता हूँ, क्योंकि मेरे को चेक करना है कि पीछे वाला कार्बन स्टीरियो सेंटर है या नहीं है। आगे वाला तो स्टीरियो सेंटर है, समझ में आ रहा है। पीछे वाले में H और Cl चेंज किया तो ये बन गया। ये समझ में आ रहा है? अब आप बताओ कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, इसमें और इसमें? ये इसकी मिरर इमेज है, कैसे पता चला? हाँ, मिरर नीचे लगा देंगे ना यहाँ पे। यहाँ अगर हम मिरर लगाएं और इसको उठा के यहाँ रख दें, ये इसकी मिरर इमेज है। तो इसका मतलब ये दोनों एनेंटियोमर बन गए, और इसका मतलब है ये दोनों भी एनेंटियोमर हो गए हमारे। इसका मतलब है कि 2 स्टीरियो सेंटर हो गए। ठीक है। इसका आंसर है 3 स्टीरियो सेंटर। अब आप मुझे बताओ थर्ड वाला कौन सा है? बीच वाला है। वेरी गुड। अब आप ये बताओ, ये बीच वाला बताओ स्टीरियो सेंटर कैसे? सिस ट्रांस तो होती नहीं ना, इवन पाई बॉन्ड में सिस ट्रांस होता ही नहीं है। हम स्टीरियो सेंटर कैसे देखते हैं? एक पेयर चेंज करते हैं, फिर देखते हैं स्टीरियो आइसोमर बना है नहीं बना। तो अगर आपको ये स्टीरियो सेंटर, आपने ये कैसे देखा स्टीरियो सेंटर? आपने ClH को चेंज किया ना, और फिर देखा स्टीरियो आइसोमर बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर आपको बीच वाला स्टीरियो आइसोमर देखना हो, स्टीरियो सेंटर देखना होगा, तो कैसे देखेंगे? हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। जैसे हमने यहाँ क्या किया, ये बॉन्ड ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, इंटरचेंज करके देख लिया। ऐसे हम यहाँ से ब्रेक करेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे। यानी हमने क्या किया? ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया। ठीक है। अब बताओ उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? अगर हमने ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दिए, फिर हम इसको इंटरचेंज करके लगा के देखेंगे कि नया स्टीरियो आइसोमर बना के नहीं बना। तो आपने ये जो दोनों वैलेंसी थी ना, जैसे आपने HCl को इंटरचेंज किया ना,
वैसे ये रिंग की जो दोनों वैलेंसी है इसको मैं इंटरचेंज करूंगा और फिर से अटैच करूंगा, फिर देखूंगा स्टीरियो आइसोमर बनाने की बना। तो जब तुम देखो, जब मैंने इन दोनों को चेंज किया ऐसे, तो ये दोनों भी तो चेंज हो गए। तो इसका मतलब है ये इन दोनों में से तो एक आइसोमर बन गया वो। जब मैंने इसको ऐसे चेंज किया, मान लो H ऊपर था Cl नीचे, तो जब आपने ये ऐसे चेंज किया तो Cl ऊपर गया, H नीचे आ गया, तो इस पे एक पेयर चेंज हो गया। इस पे पेयर मतलब इन दोनों में से कोई एक बन गया, या इन दोनों में से एक बन गया। मतलब कौन सा बनाया था हमने इसका, कोई भी बनाओ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इन दोनों में से एक बन गया, मतलब अपन ने मिरर इमेज बना ली ना उसकी, समझे आप। तो इसका मतलब ये भी एक स्टीरियो सेंटर है। आप इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो, वो मिरर इमेज बन रही है उसकी, ठीक है। अब डाउट ये है कि ऐसा हम इस तरफ से भी तो कर सकते हैं। हम रिंग में इधर ये बॉन्ड ब्रेक करें, ये ब्रेक करें और यहाँ पेयर चेंज करें, तो यहाँ भी तो ये HCl चेंज हो जाएगा, तो मिरर इमेज बन जाएगी उसकी। तो वो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर ऐसे 4 होने चाहिए। तो लेकिन इसका नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर है, आंसर 3 है इसका। कैसे हो रहा है वो? क्या बोलो, सही बोल रहे हो क्या? हाँ, एक कार्बन को बार बार थोड़ी काउंट करोगे। हमने इसको एक बार बोल तो दिया ये कार्बन स्टीरियो सेंटर है, अब ये थोड़ी बोलोगे उधर से करनी ये कार्बन स्टीरियो सेंटर है, तो बात तो एक ही हुई ना वो। तो जैसे मैं आपको ऐसे बोल दूं कि बताओ इसमें कितने स्टीरियो सेंटर है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, आपका आंसर क्या होगा? एक। कैसे एक? किस पेयर को चेंज किया आपने? किसी को भी किया। हम ऐसे कहेंगे Fi चेंज किया, Bri चेंज किया, Cl चेंज किया, ये 3 स्टीरियो सेंटर हो गए। ये कार्बन को एक ही बार काउंट करेंगे ना भाई, समझे तुम? तो इसमें खास बात क्या है, ये मॉलिक्यूल कायरल है। आप यहां पेयर चेंज करो, यहां चेंज करो, चाहे यहां चेंज करो, उसकी मिरर इमेज बन जाएगी, समझे आप। अगर ये कायरल नहीं होता ना तो ये सब स्टीरियो सेंटर नहीं होते फिर। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा सोचना कि बीच वाला पेयर चेंज करके मिरर इमेज बन रहा है। 2 एल्कीन के है ना, एल्कीन के 2 स्टीरियो सेंटर है ना। इसको नोट कर लो एक बार। इसको स्पीड में नोट कर लो और बाद में फिर से सोचना एक बार। नोट कर लो, लिखो 3 स्टीरियो सेंटर। नोट कर लिया सबने? लिख लिया 3 स्टीरियो सेंटर। सिंघाना जी, अपने पास स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है क्या? कोई सर्टिफिकेट है अपने पास नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स का? नहीं है कोई, मतलब टेबल टेनिस का या फुटबॉल का या कोई नहीं है? बॉक्सिंग का? अगले साल से IIT चेन्नई के अंदर, एक IIT में या सभी IIT में स्पोर्ट्स कोटा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, 13 स्पोर्ट्स के लिए नेक्स्ट ईयर से। लेकिन उसमें कंडीशन है कि आपकी JEE एडवांस की जो
लिस्ट आएगी ना रिजल्ट की, उसमें आपका मतलब ऐसा नहीं कि आप स्पोर्ट्स में नेशनल एथलीट हो और आपका जे एडवांस में लिस्ट में, चाहे आपकी रैंक कोई भी हो, जे एडवांस में मान लो उन्होंने 16,000 बच्चों की लिस्ट निकाली, सपोज करो किसी बच्चे की रैंक है 15,000, लेकिन उसके पास नेशनल का या इंटरनेशनल का मेडल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एलिजिबल है उस कोटे के लिए, तो वो उसको डायरेक्ट सीट मिल जाएगी जो 1,000-2,000 रैंक पर मिल रही है ना। ऐसा IIT चेन्नई 2024-25 यानी नेक्स्ट ईयर से है वो। तो रिजर्वेशन तो ये IIT में, इसमें क्या नया रिजर्वेशन थोड़ी है, गर्ल्स का भी तो रिजर्वेशन है, गर्ल्स कोटा है, शानदार। चलो, लेकिन उसमें कंडीशन वो डाल रखी ना, एडवांस में आपकी होना चाहिए लिस्ट में। चलो लिख लिया सबने, आप जल्दी से आज का हेडिंग लगाओ। इसलिए मैंने सिंघाना जी को पूछा, मैं मेडल वेडल है क्या इनके पास कुछ। तो तुम में से कोई नेशनल खेला हुआ है क्या? कोई है नेशनल? तुम नेशनल प्लेयर हो? कौन सा गेम खेले हो? बैडमिंटन। और जीते भी हो नेशनल में? अच्छा, सिर्फ पार्टिसिपेट किया था यार, उसमें मुझको ये याद नहीं आ रहा है पार्टिसिपेट था या विनर था। चेस तुम नेशनल जीते हो? 7th में थे तब, तो काउंट होगा ना वो, क्या हो गया? और मेडल जीता है सिर्फ पार्टिसिपेट किया? यार मेरे को याद नहीं आ रहा है मेडल जीतने पे था या पार्टिसिपेशन पे था। हाँ, नेशनल जीते होते यहाँ थोड़ी होता है, ये बात ही समझ में आ रहा है। चलो बाकी हेडिंग लगाओ। अब हेडिंग लगाओ अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। इसमें मेनली हम डिस्कस करेंगे अल्काइल हैलाइड मतलब RX एंड अराइल हैलाइड मतलब एरोमेटिक हैलाइड। दोनों की रिएक्शन साथ में डिस्कस करेंगे। और क्लास 12th में हमारा पहला चैप्टर ये दे रखा है, अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। तो पहले हम लोग जो ना इसका डिस्कस करेंगे अल्काइल हैलाइड। तो आपको ऐसे लिखना है कि अल्काइल हैलाइड अंडरगो फॉलोइंग रिएक्शंस। एक वो शो कर सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिखो जरा, अल्काइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और या फिर अल्काइल हैलाइड में एक हो सकता है एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा हो सकता है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। लिखो जरा, लिख लिया आपने? लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक लिखो एलिमिनेशन, तीसरा लिखो अब रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। देखो जैसे हमारे पास एक हैलाइड हो ना, ये एक हैलाइड है ना, इसमें सपोज करो मैंने आपको OH माइनस का अटैक दिया, NaOH दे दिया, तो बताओ इससे आप क्या बनाओगे? आयोडीन हमारा अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, उसको I माइनस को हटा के OH लगा दोगे ना,
प्लस NaI बना लोगे। तो बताओ I की जगह OH आया, कौन सी रिएक्शन हुई? सब्स्टिट्यूशन। और OH माइनस ने अटैक किया, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो हैलाइड में एक रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा है ना, इसमें एल्कोहलिक KOH डालते हो तो ये क्या करता है, HI निकाल के एल्कीन बना लेता है। OH माइनस से वाटर प्लस KI। ये बताओ ये कौन सी रिएक्शन हुई? ये एलिमिनेशन हुआ। और तीसरा, अगर आप इसमें एक्टिव मेटल डाल दिया ना, एंड ड्राई ईथर, इसमें क्या होगा बताओ? एक्टिव मेटल हैलाइड में और सोडियम मेटल डालेंगे तो क्या रिएक्शन होगी? वुड्स रिएक्शन होगी ना। वुड्स में I डॉट बन के डाइमराइज हो जाएगा। तो हैलाइड जब भी आए ना, ये 3 टाइप की रिएक्शन शो करेगा, या तो वो सब्स्टिट्यूशन करेगा और या फिर वो क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा। एल्कोहलिक KOH क्या है वो अपन डिस्कस करेंगे। ये एलिमिनेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया और एक्टिव मेटल से रिएक्शन। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे हैलाइड रिएक्ट करता है ना, काफी सिमिलर अल्कोहल भी वैसे रिएक्ट करता है। जैसे मान लीजिए अल्कोहल में मैंने PCl5 डाल दिया, तो OH की जगह पे PCl5 क्या करता है, हैलोजन लगाता है। तो बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, OH की जगह Cl आ गया। इसमें अगर मैंने कंसंट्रेट H2SO4 डाल के हीट कर लिया तो ये एल्कीन बन गया। बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? एलिमिनेशन है। तो ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन तो हैलाइड भी दिखाता है, और वैसे ही हमारा अल्कोहल भी सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दिखाएगा। ठीक है। और अगर इसमें मैंने एक्टिव मेटल सोडियम डाल दिया तो क्या होगा? बोलो भाई। सोडियम मेटल की जो रिएक्शन है ना, जब भी कोई एसिडिक H हो, वाटर के साथ सोडियम की क्या रिएक्शन होती है? H2 गैस। तो जब भी एसिडिक H होगा, बताओ वो क्या इवॉल्व करेगा? हाफ मोल ऑफ H2 गैस। H2 गैस देता है। जैसे वाटर में सोडियम डालते हैं H2 गैस नहीं आती, तो वैसे ही अल्कोहल, फिनॉल, एसिड, जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा हुआ होगा ना, वो H2 गैस दे देगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि जब हम हैलाइड चैप्टर करेंगे ना, तो 50% ऑफ द अल्कोहल चैप्टर भी साथ में खत्म हो जाएगा हमारा, क्योंकि काफी रिएक्शंस दोनों की क्या है, सिमिलर है। तो बेसिकली हम 1.5 चैप्टर एक साथ करेंगे। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है हमारा हैलाइड, सेकंड चैप्टर है हमारा अल्कोहल, ईथर, फिनॉल। तो हम हैलाइड, अल्कोहल, ईथर तीनों चीज एक साथ करेंगे। सबकी रिएक्शन सिमिलर है, समझे आप? तो पहले ये लिख लो एक बार, इसलिए थोड़ा सा अपने को इसमें टाइम लगेगा। और ये सेम चीज तुम्हारे फर्स्ट ईयर में भी है, ये टॉपिक एज इट इज फर्स्ट ईयर में भी है। यानी एक बार अच्छे से पढ़ो और बार बार मार्क्स लाओ। एल्कोहलिक KOH मतलब होता है KOH इन एल्कोहल। जैसे एक्वस KOH होता है KOH इन वाटर। बोलो, ग्रीन कलर में नहीं दिख रहा है तो मैं कौन से कलर में लिख रहा हूं? ये सही है, ये वाला सही नहीं है। ये वाला, ये भी सही नहीं है। अच्छा, ये वाला, ये सही है। ठीक है, चलो देखो जरा, अभी तो देख लो जरा, थोड़ा आजू बाजू से देख के। थोड़ा दूर भी बैठो, थोड़ा आगे आ जाओ, 2-4 बेंच।
देख लिया सब लोगों ने? वो कल से मिटा दें भाई। तो पहले लिखो आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पहले लिखो आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हमारे साथ साथ एनसीईआरटी का चैप्टर 1 भी करेंगे अपन इसी के साथ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला लिखो SN2, दूसरा लिखो SN1, तीसरा लिखो SNAR, चौथा लिखो SNI, फिफ्थ लिखो SNNGP, सिक्स लिखो SNEA। ये 6, 7 तो बाद में आएगा लेकिन लिख लेते हैं SNAE। इन सब में S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन और सब में N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। बस उनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की स्टाइल अलग अलग है सबकी। S for substitution, N for nucleophilic. Remaining is the style. लिख लिया? 6 के 7 लिख लो। किसमें? 6th में, 5th में SNNGP। ये वैसे तुमको क्या दिखा? अब जी दिख रहा है? लिख लिया भाई सबने? अब पहला लिखो SN2। सब बहुत इजी है, अपने को बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे आता है, तुमको भी आएगा। इसमें S का मतलब क्या बताया था, बताओ? सब्स्टिट्यूशन। सब लोग लिखो सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक। वेरी गुड, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। 2 का मतलब होता है मॉलिक्युलरिटी ऑफ द RDS। ये नंबर जब भी लिखेंगे ना SN2, 2 मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर। और अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन है, तो वही ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी इक्वल होगा उसका। और अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो हर एक स्टेप की मॉलिक्युलरिटी होगी। तो जब भी अपन 1 लिखते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड है नंबर इंडिकेट मॉलिक्युलरिटी ऑफ RDS। तो अब बताओ SN1 का मतलब क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। SN2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर, 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, I का मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर। तो एक एक करके समझेंगे। पहले आप 2 लिखो, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये नोट कर लिया सबने? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। तो थोड़ा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो ये कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड है ना, और यहाँ पे हमारे पास एक मीथेन, मिथाइल क्लोराइड। तो बताओ कार्बन आयोडीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हमारा आयोडीन। तो यहाँ डेल्टा माइनस होगा और यहाँ डेल्टा प्लस होगा, ठीक है ना। इसमें मैंने ऐड किया NaOH। NaOH में OH पे नेगेटिव चार्ज और Na पे पॉजिटिव होगा ना। Na प्लस जो है वो तो क्या स्टेबल आयन है, इनर्ट है, वो कोई रिएक्शन में रोल प्ले नहीं करेगा। तो अब हमारे पास ये OH माइनस है ना, इसको ऐसे समझें, अगर ये कार्बन आयोडीन बॉन्ड है तो ये O माइनस नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा।
लेकिन यहां पे वेकेंट ऑर्बिटल कौन सा है भाई? न्यूक्लियोफाइल जब इलेक्ट्रॉन देगा तो किसी वेकेंट ऑर्बिटल में देगा ना, तो इस कार्बन का वेकेंट ऑर्बिटल कौन है? इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैसे, स्टार्ट कैसे होगी रिएक्शन? हाँ, एक ऑप्शन रहेगी पहले I माइनस निकल जाए, फिर यहाँ कार्बोकैटायन बन जाए, वो कार्बोकैटायन में वेकेंट p ऑर्बिटल बन जाएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा। लेकिन वो कार्बोकैटायन तो अनस्टेबल है, CH3 प्लस तो अनस्टेबल हुआ ना, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, लेकिन इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है। तो अब आपको बताना है इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल कौन सा है। हाँ, इसके पास है वेकेंट एंटी बॉन्डिंग। ये इसका बॉन्डिंग, ये न्यूक्लियस होंगे ना दोनों के, तो इनके बीच में बॉन्डिंग होगा और आगे पीछे ये क्या होगा यहाँ पे? एंटी बॉन्डिंग। यानी इसको अपन बोलेंगे इनके पास वेकेंट है सिग्मा स्टार, एंटी बॉन्डिंग वेकेंट है। तो जितना बॉन्ड वीक होता है ना, तो कार्बन आयोडीन का बॉन्ड वीक होता है, इसका मतलब क्या है? जितना बॉन्ड वीक होगा उतना बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के एनर्जी डिफरेंस कम होता है ना उसके। तो इसका मतलब होगा इसका एंटी बॉन्डिंग जो होगा लो एनर्जी लेवल पे होगा। तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है ना, जिसके पास ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो अटैक कहाँ करेगा? इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा। तो बताओ व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यही होता है ना। अब आप ये बताओ कि अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग में दूंगा तो बॉन्ड ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा, कम हो जाएगा? और कम होने का मतलब बॉन्ड वीक होकर निकल जाएगा ना, ब्रेक हो जाएगा वहां से। तो हमने क्या किया कि ये इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग में दिए तो बॉन्ड वीक हो गया। अब यही चीज मैं ऊपर समझाता हूं आपको कि OH माइनस ने यहाँ कार्बन पे अटैक किया तो यहां से आयोडीन निकल गया। तो किसके किसके बीच में बॉन्ड बन रहा है बताओ? ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? कार्बन आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और ये हमारे H, यहाँ रहेगा एक H, यहाँ रहेगा H। ये जो मैंने बनाया है ना, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टाइस स्टेट है, ये टाइस स्टेट है। अब ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? और ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, वो एक बन रहा है एक ब्रेक हो रहा है। इससे अल्टीमेटली जब ये I माइनस यहाँ से निकल जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? OH CH H और यहाँ क्या आएगा? I माइनस। I माइनस इज ए लिविंग ग्रुप। अब ये चीज हम नीचे समझते हैं कि इसने OH ने इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक किया, यहाँ से I माइनस निकल गया, तो ये बन गया हमारे पास मिथाइल अल्कोहल और प्लस ये बन गया I माइनस। ये कितने स्टेप का रिएक्शन है? अच्छा पहले बताओ टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? ये एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, क्या है? सब्स्टिट्यूशन है ना, I की जगह पे कौन आ गया? OH। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है। कितने स्टेप का है? 1 स्टेप का। एक ही तो स्टेप है, ये टाइस स्टेट बना और सीधा उससे प्रोडक्ट बन गया। इट इज ए 1 स्टेप रिएक्शन। अच्छा, इसमें RDS में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए? 2 इन्वॉल्व हुए, एक हैलाइड और एक न्यूक्लियोफाइल। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई? 2। और ये 1 स्टेप है तो ऑर्डर क्या है? वो भी 2 है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है। अब इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा ना, वो हमेशा लिविंग ग्रुप के बैक साइड अटैक करेगा। यानी ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये लिविंग ग्रुप के 180 डिग्री पे अटैक करेगा। तो बताओ ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग तो पीछे की तरफ है ना, अटैक हमेशा वेकेंट एंटी बॉन्डिंग में होगा। तो जो हमारा लिविंग ग्रुप होगा और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा बताओ? इनका एंगल होगा 180 डिग्री। समझे आप? ठीक है। कोई स्टरिक फैक्टर नहीं होता है, सिंपल फैक्टर है कि एंटी बॉन्डिंग होता ही पीछे की तरफ है, इसलिए हमेशा लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल 180 डिग्री पे अटैक करेंगे इसको। तो पहले इसको लिखो, फिर इसको और डिटेल में समझते हैं। तो ये SN2 रिएक्शन हो रही है, ये कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है एंड बाइमोलिकुलर हो रहा है। इट इज एग्जांपल ऑफ SN2।
लिख लिया आप लोगों ने? दोनों चीज़ें लिख ली। इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे अभी। अच्छा, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? फ्लिप होना। अपने वो क्या था ना, एमीन इन्वर्जन, कि अमोनिया ऐसे होता है और वो फ्लिप होने के बाद ऐसे हो जाता है, बैलेंस ऐसे होता है ना, एमीन इन्वर्जन। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, तो यहाँ से यहाँ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हुआ या नहीं हुआ? इन्वर्जन का मतलब क्या होगा? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द स्पेस। सपोज करो इनिशियली हमारा टेट्राहेड्रल ऐसा है और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ऐसा हो गया, तो हम कहेंगे ये इन्वर्जन हो गया। और अगर इनिशियली ऐसा है और वैसा का वैसा ऐसे प्रोडक्ट बनाते, इसको बोलेंगे रिटेंशन हो गया। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन मतलब सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द स्पेस। तो बताओ इसमें इन्वर्जन हो रहा है कि बताओ इसमें रिटेंशन हो रहा है? इसमें ये कार्बन के लेफ्ट में हो रही ना तीनों हाइड्रोजन, और रिएक्शन जब कंप्लीट हो गया तो तीनों हाइड्रोजन लेफ्ट की कहाँ होगी? राइट होगी। ये एक इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो रहा है। तो बताओ ये इन्वर्जन क्यों हो रहा है? एक बार एक पेन दिखाओ तीनों। एक मैं आपको एक ना आज मेरे यूट्यूब से एक वीडियो भेजूंगा SN2 का इन्वर्जन, उसमें वो मॉलिक्यूल्स को प्रॉपर 3D में दिखेगा इन्वर्जन कैसे हो रहा है। तो वो जो एनिमेशन है ना, उसमें ये समझाया है और कैसे उसका एनर्जी डायग्राम होगा। जैसे अपन ऐसे समझेंगे ये हमारा एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है ना, टेट्राहेड्रल है नहीं ये, और इसमें लिविंग ग्रुप कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा, ये होगा लिविंग ग्रुप। ठीक है। और इसका एंटी बॉन्डिंग दिखाने के लिए थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है इसका। ठीक है। अब हमको चाहिएगा एक न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे हमारा ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या होगा इनके बीच में? जैसे आपने मिक्स किया ना दोनों को, भाई रिएक्शंस क्यों हो रही है? क्योंकि हम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को मिक्स कर रहे हैं और उसको एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे हैं, तब रिएक्शन हो जाएगी। तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसके बैक साइड अटैक करेगा ऐसे। तो जब ये अटैक करेगा, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये लिविंग ग्रुप है, तो जैसे अटैक करके ये बॉन्ड बनाने लगेगा, इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। अब इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्रायगोनल बाई पैरामिडल। ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये बॉन्ड बन रहा है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यही हो रहा है ना। और अब ये जो ये न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड, यानी कौन से बॉन्ड की बात हो रही है? इस बॉन्ड की बात हो रही है। ये हमारा बॉन्ड बन रहा है। अल्टीमेटली जब ये बन जाएगा तो क्या होगा बताओ? ऊपर वाला पूरा निकल जाएगा ना यहाँ से। तो जब ये निकल जाएगा तो ज्योमेट्री में क्या चेंज होगा बताओ? ये अगर निकल गया यहाँ से तो क्या ये ज्योमेट्री ऐसे बनेगी? तो कैसे होगी बताओ? ऊपर जाएगी ना तीनों ही, ऐसे हो जाएगी। तो बताओ ये इन्वर्जन हुआ या रिटेंशन हुआ? देखो एग्जैक्टली एमीन इन्वर्जन टाइप हो रहा है ये। इनिशियली ये था, आपने बैक साइड अटैक किया, ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई और फिर ये इन्वर्जन हो गया। समझे आप? पूरा ऐसे एनर्जी डायग्राम ऐसे चलेगा इसका। पहले ये रिएक्टेंट है, आपने अटैक किया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे हो जाएगी। समझ गए आप? ठीक है। तो पहले तो इन्वर्जन होने का रीजन क्या है? बैक साइड अटैक। भाई आप एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में जब आप नया एक टेट्राहेड्रल से दूसरा टेट्राहेड्रल बना रहे हो और आप उसके बैक साइड अटैक कर रहे हो, तो नई ज्योमेट्री ऐसे ही बनेगी ना। जब ये वैलेंसी ऊपर जाएगी तभी तो नया टेट्राहेड्रल बनेगा। तो इसका मेन रीजन है कि जब भी आप बैक साइड अटैक करोगे ना, तो जिस एटम पे आप अटैक करोगे, इस एटम का क्या होगा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। यानी यहां से यहां पे क्या हो रहा है? हमारा इन्वर्जन हो रहा है। तो पहले आप लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या? विशेषताएं। लिखो आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन। पहला पॉइंट लिखो, इट इज ए वन स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट लिखो, इट इज ए वन स्टेप रिएक्शन। सेकेंड लिखो, रेट इज प्रोपोर्शनल टू हैलाइड, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये लिखो, rate is proportional to concentration of halide and concentration of nucleophile. है ना? And it is a one step reaction, therefore order equal to molecularity
इक्वल टू 2। वन स्टेप रिएक्शन में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी इक्वल होंगे। समझे आप? फिर ये बताओ कि इस रिएक्शन में इन SN2 रिएक्शन रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल और नॉट। इसमें रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ एटम्स। तो हम कहते हैं ना H माइनस शिफ्ट हुआ, CH3 शिफ्टिंग हुआ, वो कब होता है, जब कैटायंस बनते हैं। तो अगर कोई भी वन स्टेप रिएक्शन है तो उसमें एटम के रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, रीअरेंजमेंट इंट्रामोलिकुलर होता है ना। तो ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये एक कार्बोकैटायन है ना, हमने ऐसा कुछ किया कि ये H माइनस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो 1 डिग्री कैटायन का कितना डिग्री बन गया, 2 डिग्री। इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। समझे आप? अब बताओ इसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें नहीं होगा। रीअरेंजमेंट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में होता है जब कैटायंस बनते हैं, यानी इसमें नो रीअरेंजमेंट। देखो, नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल इन दिस रिएक्शन बिकॉज इट इज वन स्टेप रिएक्शन। No rearrangement is possible in this reaction because it is one step reaction. ठीक है, नेक्स्ट लिखो inversion of configuration takes place in this reaction. Inversion of configuration takes place in this reaction. Inversion of configuration takes place in this reaction. Inversion क्यों होगा? Because nucleophile attack backside to leaving group. Inversion of configuration takes place in this reaction because nucleophile attack backside to leaving group. अच्छा, ये बताओ कि सपोज करो ये कार्बन ब्रोमीन है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे H है, यहाँ पे D है और यहाँ पे ये T है ना। अब मैंने SH माइनस का इस पे अटैक किया, SH माइनस का अटैक किया, Br निकल गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये बना SH, यहाँ आ गया हमारे पास H, ये D और ये T। इसको यहाँ से यहाँ जो गए ना, इसको अपन इन्वर्जन बोलते हैं और ये सब वॉल्डन ने दिया था, therefore it is also known as वॉल्डन इन्वर्जन। अब आप मुझे ये बताओ कि इन्वर्जन होने में RS कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा कि सेम हो जाएगा? क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये R का S हो गया, या कुछ भी हो सकता है, R to R हो सकता है, R to S हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बोलो। इन्वर्जन, जैसे कोई मॉलिक्यूल इन्वर्ट हुआ है ना, या कोई रिएक्शन में इन्वर्जन हुआ, तो क्या R का S हो गया? मतलब इन्वर्जन में और RS में कोई रिलेशन है क्या? क्या हम ये कह सकते हैं कि इन्वर्जन मींस R कन्वर्ट इनटू S? क्या ये कह सकते हैं? अच्छा, हम R का S कब लगाते हैं? जब उसकी मिरर इमेज होती है, यानी वो आइसोमर्स होते हैं, तब लगाते हैं ना। क्या ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आइसोमर है क्या? ये तो आइसोमर नहीं है, तो इसका मतलब जब आइसोमर ही नहीं है तो RS लगेगा ही नहीं ना उसके ऊपर। एक मॉलिक्यूल का RS कॉन्फ़िगरेशन और दूसरे मॉलिक्यूल का RS कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि इसकी प्रायोरिटी क्या है। हो सकता है ये फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये दोनों आइसोमर नहीं है, तो इसका मतलब इन्वर्जन और RS कॉन्फ़िगरेशन का कोई रिलेशन नहीं है। हम R का S कब कर सकते हैं? जब एक आइसोमर दूसरा आइसोमर इन्वर्ट हो रहा हो, तो R का S हो सकता है। ये तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। बात समझे आप? तो नीचे लिखो आप, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इन्वर्जन एंड RS कॉन्फ़िगरेशन। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इन्वर्जन एंड RS कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन का सिंपली मतलब है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द स्पेस। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इन्वर्जन एंड RS कॉन्फ़िगरेशन। एक कई बार वो भी बोलते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन, है ना। अम्ब्रेला का एग्जांपल है ना,
कि भाई अपन बारिश में छाता लेके जा रहे थे, इनिशियली छाता ऐसे होता है ना, ऐसे है ना, बारिश नहीं आने देता, और तेज हवा आती है फिर वो कैसे होता है, ऐसे उल्टा हो जाता है। तो वो रिटेंशन हुआ या इन्वर्जन हुआ? इन्वर्जन हुआ, उसको बोलते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन, कि आपका इनिशियली छाता ऐसे था, तेज हवा आई, छाता ऐसे हो गया, अम्ब्रेला इन्वर्जन। ठीक है, आगे बढ़े। तो नो रिलेशन बिटवीन आर एस कॉन्फ़िगरेशन एंड इन्वर्जन, कुछ भी हो सकता है, R to R हो सकता है, R to S हो सकता है। कितने पॉइंट हो गए? देखो, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ SN2, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ SN2। ये बताओ, अगर हम RI, RBR, RCl और RF की रिएक्शन करें, व्हाट विल बी द रेट ऑफ SN2? इन चारों का रेट ऑफ SN2 क्या होगा? क्या होगा बताओ? RI, RBR, RCl, RF, ये होगा ना रेट ऑफ SN2। बिकॉज RDS में ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, तो बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप क्या है? I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस एंड F माइनस। लिखो इसको, बेटर द लिविंग ग्रुप, मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट को कौन इफेक्ट करेगा? RDS। RDS में कौन सा बॉन्ड ब्रेक बन रहा है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, उसकी ज्योमेट्री, वो सब इफेक्ट करेंगे। एक हमारे पास 1 डिग्री हैलाइड है, एक 2 डिग्री हैलाइड है, एक 3 डिग्री हैलाइड है। बताओ इन तीनों में से रेट ऑफ SN2 किसका सबसे बढ़िया होगा? 1 डिग्री का, 2 डिग्री का या 3 डिग्री का? सबसे पहले ये बताओ, SN2 में इन सब का रोल क्या है? हैलाइड का रोल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। और जिस कार्बन पे अटैक कर रहे हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज है ना ये। तो और लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 180 डिग्री। तो अगर कोई टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है ना, तो इसका 3 डिग्री में एंटी बॉन्डिंग जो होगा वो कैसे होगा? वो बैक साइड में होगा, स्टेरिकली हिंडर्ड होगा। अब मैं आपको अगर एक न्यूक्लियोफाइल दूं OH माइनस, तो आप इस पर अटैक नहीं कर पाओगे, इससे ये अटैक नहीं हो सकता। यानी 3 डिग्री हैलाइड जो है ना, जब भी अपन टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल पे अटैक करेंगे ना, अभी हमने किया था, देखो टेट्राहेड्रल, ये मान लो H है, तो एक न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक कर रहा है, आपने H को हटा के ऐसे मिथाइल लगा दिया, तो वो तो स्टेरिकली हिंडर्ड हो गया ना पूरा, फिर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच ही नहीं कर पाएगा उसको। तो इसका मतलब ये हो गया, जितना आप यहाँ डिग्री बढ़ाते जाओगे ना, ऐसे कार्बन की डिग्री बढ़ाते जाओगे, स्टेरिक इंडेक्स बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। तो यानी 3 डिग्री हैलाइड में कभी भी हमारा SN2 नहीं होता है। यानी 1 डिग्री में बढ़िया SN2 होगा, 2 डिग्री में थोड़ा स्लो होगा, और 3 डिग्री में नो रिएक्शन। व्हाट इज द रीजन? स्टेरिक इंडेक्स। 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री। नेक्स्ट लिखो, डिग्री ऑफ हैलाइड बनाओ अच्छे से। नोट कर लिया सबने? अच्छे से 3 डिग्री में स्टेरिक इंडेक्स दिखाया। ऐसे तीनों मिथाइल पे 3 गोले बनाओ बढ़िया से, ऐसे लगना चाहिए कि भाई स्टेरिक इंडेक्स हो रहा है।
तो स्टेटमेंट लिखना नीचे, 3 डिग्री हैलाइड विल नॉट अंडरगो SN2, 3 डिग्री हैलाइड विल नॉट अंडरगो SN2 बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। जब भी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल पे अटैक करेंगे ना, स्टेरिक फैक्टर आएगा। 3 डिग्री हैलाइड विल नॉट अंडरगो SN2 बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। लिखा आपने? अच्छा बताओ, इसमें कौन सा सॉल्वेंट SN2 को फेवर करता है, पोलर प्रोटिक या पोलर अप्रोटिक? SN2 को फेवर करेगा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ऐसा क्यों? सपोज करो हमारे न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, आपने इसमें वाटर डाल दिया, ये सॉल्वेट हो गया ना, स्टेबल हो गया, तो बताओ उससे इसकी न्यूक्लियोसिटी बढ़ गई कि न्यूक्लियोसिटी बताओ कम हो गई? कम हो गई ना। तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे ना, वो तो स्टेबलाइज कर देंगे न्यूक्लियोफाइल को, और स्टेबलाइज कर देंगे मतलब इसकी न्यूक्लियोसिटी क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो कौन सा सॉल्वेंट बेटर रहेगा SN2 के लिए? अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये स्टेटमेंट लिख लो आप एक, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2। लिख लिया आप लोगों ने? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2। चलो अब आगे लिखो, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं बेसिक SN2 के डेफिनेशन की, फिर SN2 डिटेल में आगे करेंगे। अब लिखो आगे, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट इनके सीधे प्रोडक्ट बनाने हैं आपको, और सब में एक ही मैकेनिज्म होगा। कौन सा मैकेनिज्म होगा भाई? SN2। पहले मिथॉक्साइड, सेकंड में मैंने लिखा है सल्फर है, ये S माइनस है। O माइनस रिपीट हो गया ना, एसिटेट आयन आ गया उसमें, KCN AgCN NaN3 रह गया। एक मिनट है, यहाँ लिखो NaN3। एकदम लीनियर न्यूक्लियोफाइल होता है, एकदम बुलेट की तरह होता है N3।
और भाई नंदिनी, जाके आ गई दिल्ली तुम? तुमने मैसेज किया था ना, पिछली क्लास में नहीं आई थी। अच्छा, ऑनलाइन ही था क्या? अच्छा अच्छा, मुझे लगा तुम दिल्ली गई फिर वापस प्रेजेंटेशन देख आई। एक को छोड़कर आपके सारे राइट होने चाहिए, सिर्फ एक गलत हो सकता है तुम्हारा। एक गलत होगा मतलब, बाकी सारे राइट होंगे। हाँ भाई, कर लिया सबने? क्या रहेगा फर्स्ट का आंसर? CH3OCH3 ईथर रहेगा ना। सेकंड में अपना थायो ईथर, और थर्ड में भी थायो ईथर। इसमें N3 का अटैक होगा, ये क्या बनेगा? CH3N3 प्लस NaBr, और इसमें क्या बनेगा? CH3I, और इसमें एसीटेट का अटैक करोगे CH3OAC। देखो जरा, यही बनाया तुमने। वो आई इसलिए बन रहा है क्योंकि ये एसीटोन में है ना, NaBr प्रेसिपिटेट हो जाता है, पोलर अपरोटिंग में PPT बन जाता है उसका।
तुमने सही पकड़ा है कि मतलब ये एक गलत हो सकता था, लेकिन जो गलत हो सकता था ना वो है KCN AgCN वाला। एक बार बताओ KCN में क्या बनाया तुमने? अगर मैं आपको बोलूं CH3Br रिएक्ट विद KCN तो आप क्या बनाओगे? K प्लस एंड CN माइनस, ये बनाओगे ना। तो इस C माइनस का अटैक करोगे ना बैक साइड, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा? CH3CN नाइट्राइल बन गया ना ये वाला, या साइनाइड बन गया है ना। अब इसी CH3Br की रिएक्शन अगर मैं AgCN के साथ दूंगा तो KCN तो कैसा होता है हमारा? आयनिक होता है ना, और AgCN कैसा होता है हमारा? कोवेलेंट। तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा? कोवेलेंट होगा तो क्या इसके अंदर कोई न्यूक्लियोफिलिक एटम है? न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर। इसमें है कोई न्यूक्लियोफिलिक एटम? ये N के लोन पेयर है ना हमारे पास, तो इसमें N के लोन पेयर अटैक करेंगे और Br माइनस निकलेगा। तो N पे लोन पेयर अटैक किया नहीं है, N पे प्लस आ गया, तो ये बॉन्ड पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इससे हमारे पास क्या बनेगा? CH3 NC एंड प्लस बन जाएगा AgBr, यहाँ बन जाएगा प्लस KBr। यानी कोवेलेंट होने से क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक एटम चेंज हो गया। इसमें न्यूक्लियोफिलिक एटम C माइनस है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एटम N के लोन पेयर है। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड? नहीं, इनमें इन दोनों में रिलेशन क्या है? कौन सा आइसोमर है ये? फंक्शनल आइसोमर। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है ना, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? फंक्शनल आइसोमर। ये आपका पॉइंट टू रिमेंबर है, इसको याद रखना है कि AgCN में कोवेलेंट है, इसलिए आइसोसाइनाइड बनता है। वो नहीं, अगर PPT बन जाता है ना तो रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाता है ना। PPT का मतलब प्रेसिपिटेशन, मतलब रिएक्शन से निकल गया वो, तो बैकवर्ड जाने के लिए NaBr वहाँ रहना चाहिए ना, इसलिए वो एसीटोन में करते हैं उसको। ये पॉइंट मैं अगली क्लास में फिर बताऊंगा, NaBr वाला पता होना चाहिए। ये दोनों अच्छे से लिखो आप। तो KCN में बनेगा साइनाइड, AgCN में बनेगा आइसोसाइनाइड, और इन दोनों में रिलेशन होगा। कौन सा आइसोमर बताया था हम लोगों ने अभी? फंक्शनल आइसोमर। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मतलब फंक्शनल आइसोमर। दोनों लिख लिया आप लोगों ने एग्जाम्पल ये। अब पीछे वाला एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। तो यहां बन गया हमारा CH3CN और यहां बन गया CH3NC। अच्छा सेकंड में बताओ क्या बनेगा? इस O माइनस ने अटैक किया और आयोडीन निकल गया ना। इसमें बताओ इस कार्बन का रिटेंशन हुआ या इन्वर्जन हुआ? इसका तो रिटेंशन हुआ ना। इन्वर्जन किसका होता है? जिस पे अटैक करते हैं उस कार्बन का होता है। इन्वर्जन इस कार्बन का होगा, इसका तो रिटेंशन होगा ना। तो रिटेंशन मतलब जहां पे O माइनस लगा था ना वहीं पे ईथर बन गया, यानी इस कार्बन की तीनों ज्योमेट्री में, तीनों वैलेंसी में कोई चेंज नहीं हुआ। समझे आप? इन्वर्जन होता है जिस पे अटैक करते हैं, जो अटैक कर रहा है उसका इन्वर्जन नहीं होगा। तो हमको अगर क्वेश्चन पूछेंगे रिटेंशन या इन्वर्जन, हम कहेंगे ये जो कार्बन है ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन मींस अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द स्पेस इज सेम। ये तो ऐसे है जैसे ऐसे लगा हुआ ऐसे,
ये मान लो ये O माइनस है ना, ये 4 वैलेंसी है, ये O माइनस है, ये जाके कहीं और लग गया, रिटेंशन हो गया बस। या ऐसे था, कहीं भी लगा दो उसको, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, रिटेंशन है। थर्ड बताओ, थर्ड में आपने अटैक किया और ओटीएस इज ए गुड लिविंग ग्रुप, याद है आपको ओटीएस? ओटीएस कौन है? टॉसोलेट आयन, टॉसोलेट, टॉलिन, ब्रोसोलेट, नोसोलेट। ओटीएस का स्ट्रक्चर पता है? क्या स्ट्रक्चर होता है बताओ? नीचे वाला थर्ड और फोर्थ सेम एग्जांपल है। थर्ड में मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा और फोर्थ में पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया। ये तो ओटीएस है हमारा। टॉलिन लगाना है SO3 पे। तो अब आपको समझ में आया फोर्थ का प्रोडक्ट क्या होगा? जो थर्ड का होगा। बोथ एग्जाम्पल आर एग्जैक्टली सेम। बस फुल फॉर्म लिखो या शॉर्ट फॉर्म लिखो। तो आपको समझाने के लिए लिखा है कि ज्यादातर केस में ऐसे ओटीएस लिखा मिलेगा। चलो ये बताओ फिफ्थ का क्या रहा? साइनाइड अटैक करेगा तो ये Br निकल के PH CS2Cl, इसमें भी साइनाइड का अटैक होगा और Br निकल जाएगा ना। ब्रोमीन इज रिप्लेस्ड बाय साइनाइड। सेवंथ में भी क्या होगा बताओ? साइनाइड अटैक करेगा तो बन जाएगा हमारा SN2 हो गया साइनाइड प्लस KCl। तो मैंने आपको SN2 की डेफिनेशन बता दी आज। अगली क्लास में इसके थोड़ा ज्योमेट्री पे डिस्कस करेंगे, एग्जांपल करेंगे प्रैक्टिस, फिर इसके फैक्टर करेंगे, 2-3 लेक्चर इस पर डिस्कस करेंगे। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी जरूरी है। क्या भाई क्रिस, अरे क्या नाम उसका, कैसे हो? अब वो हाइड्रोकार्बन वाली बात हुई थी ना अपनी, तो हाइड्रोकार्बन में मैंने ना 2 लेक्चर तो रिकॉर्ड कर लिए हैं, है ना, और बाकी है ना, आज कौन सा डे है? ट्यूसडे, कल वेडनेसडे है ना। थर्ड लेक्चर में कल रिकॉर्ड करूंगा सुबह, तो तुमको सुबह 11:30-12 बजे, सुबह मतलब 11:30-12 बजे आ जाना। तुम यहाँ कितने बजे आते हो क्लास के लिए? 2 बजे आते हो? तो कुछ लोग तो खैर यहीं रहते हैं, मैं देखता हूँ यहीं बैठे रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इन जनरल लोग कब आते हैं? तो 2 बजे मैथ्स की क्लास होती होगी ना, 1 बजे खाना खाते होंगे, तुम रहते तो आजू बाजू ही हो ना। तो सुबह मैं रिकॉर्ड करूंगा कल 11:30 बजे करीब, ठीक है ना। तो वो आना कंपलसरी नहीं है, आओ तो बहुत अच्छा है, नहीं आओ तो और भी अच्छा है, ठीक है ना। तो 2 लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिए, फर्स्ट सेकेंड, कल मैं तुमको दूंगा। कल डेट क्या है? 22 तारीख। 7 दिन तक वो रहेंगे तुम्हारे पास। कितने दिन रहेंगे? 7 दिन। फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे मेरे यूट्यूब मेंबर्स के लिए, तो तुम्हारे लिए फ्री है। तुमसे मैं कोई पैसा अभी नहीं लूँगा, बाद में लूँगा एक साथ, ठीक है ना। तुम जॉब वॉब करोगे तब डोनेशन लूँगा ना ट्रस्ट में, तो वो मैं बाद में लूँगा। तो अभी 7 दिन तक मेरा हर कंटेंट तुम्हारे लिए फ्री रहेगा, तो तुमको 7 दिन के अंदर अंदर उसको बनाना है। तो जैसे ही मैं लेक्चर डालूँ ना, तो समझ लेना है कि तुम्हारे लिए फ्री है। कितने दिन के लिए है? 7 दिन के लिए। 7 दिन के अंदर उसको देखना है। उसको मैंने ऐसे बनाया है, पहले उसकी थ्योरी है 30-40 मिनट की, वो देखना है। उसके बाद थ्योरी के बाद उस पर 50 क्वेश्चन है ना, एनिमेटेड फॉर्म के। तो वो वर्बल टाइप के क्वेश्चन है, मतलब उसकी बेसिक लर्निंग अच्छी हो जाए, वो लिखने हैं। वो भी आपको लिखने हैं साथ साथ, समझ लो। ऐसा नहीं कि आप उसको किए ही जा रहे हो ऐसे। वो 50 क्वेश्चन नोटबुक में लिखे हुए होने चाहिए, तो थ्योरी लिखी होनी चाहिए, 50 एग्जाम्पल लिखे होने चाहिए। तीसरा, मैंने हर लेक्चर पे एक गाना बनाया है, ठीक है ना। वो गाना के लिरिक्स याद होने चाहिए, मतलब लिरिक्स मतलब 2 लाइन याद कर लेना कोई भी, ठीक है ना। हाँ बोलो। हाँ, अगर तुम्हारे पास मतलब YouTube का अकाउंट नहीं है, या मतलब क्या बोलते हैं, इंटरनेट नहीं है, फ़ोन नहीं है, तो ये वाइब्रेंट की जिम्मेदारी थोड़ी है, लो ना किसी दोस्त से, और क्या, ठीक है।
लैब में नहीं है। बात समझ गए? उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे मेंबर्स में, मेंबर्स में पैसे देने पड़ जाएंगे, उसमें फ्री में नहीं मिलेगा। फिर वो यूट्यूब मेरा पार्टनर है उसमें, ठीक है, यूट्यूब के साथ पार्टनरशिप है। चलो अब जरा वो दिखाओ होमवर्क। अच्छा, मैं अगले लेक्चर में ये भी पूछूंगा कि मैंने उसको इस तरीके से, कल मैंने उस लेक्चर का ट्रायल किया, पता है, कल मैं लेक्चर को शाम को पूरा बनाया, मैं घर ले गया और मेरी वाइफ को दिखाया मैंने कहा ये देखो, वो आर्ट्स बैकग्राउंड से, तो मैंने कहा टेस्ट करते हैं जो मैंने बनाया उसको कितना समझ में आ रहा है। तो पहले खैर 2-4 उसके जो सजेशन होते हैं ना, लेडीज लोगों के सजेशन अच्छे होते हैं, मतलब थोड़ा प्रेजेंटेशन के हिसाब से। फिर मैंने सवाल भी पूछे, तो मैं सही बता रहा हूँ 4 में से 3 सवाल उसने सही बता दिए। तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आया, मैं कि यार जब ये 3 सवाल सही बता रही है तो फिर तो दुनिया का हर बच्चा 4 में से 4 बताएगा। आर्ट्स बैकग्राउंड से है ना भाई, नहीं तुम उसको अदरवाइज मत लो यार, आर्ट्स बैकग्राउंड से है ना वो। ऐसे ही मतलब मैंने पढ़ाना जब स्टार्ट किया था ना, मेरा पहला स्टूडेंट पता है कौन है? मेरा फर्स्ट स्टूडेंट, मेरी शादी नहीं हुई थी यार, ये कोई यूएस से थोड़ी है, मतलब शादी होती रहती है, एक ही बार होती है यहाँ तो। पहले मेरे साथ दिक्कत ये थी कि मेरे को बैच तो मिले ही नहीं थे, मैं फिट जिम पढ़ाता था तब, है ना। तो शुरू में जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैं पहले तो महीना भर तो मेरे को समझ नहीं आया मेरे को करना क्या है। फिर मेरे को समझ में आया कि पढ़ना है और बच्चों को पढ़ाना है, ऐसे, है ना। तो अब मैं पढ़ाऊँ किसको? पढ़ तो लिया मैंने, एक टॉपिक पढ़ लिया, अब मुझे चेक भी तो करना था कि भाई मैं समझा पा रहा हूँ नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो अब वो बाकी जो फिट जिम के टीचर्स की ट्रेनिंग होती थी, ऐसे 20-25 टीचर होते थे, तो वो एक रूम में बैठाते थे और डीपी शीट देते भाई, उनका मटेरियल देते भाई, इसको सॉल्व करो बैठ के। तो 2-3 घंटे सॉल्व किया। अब सब ऐसा तो मैं कह नहीं सकता ना बाकी टीचर्स को कि तुम पढ़ो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सब मेरे से सीनियर, मैं तो फ्रेशर था एकदम। तो फिर मैंने क्या यार क्या किया जाए, किसको पढ़ाएं। फिर अल्टीमेटली हमको जहाँ ठहराया था ना, मतलब जो रूम था उनका, वो उसके बाहर है ना एक सिक्योरिटी गार्ड बैठता था, उसका काम था टीचर्स को है ना वो सब एंट्री करना। तो मैंने यार उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार मैंने पढ़ लिया है और मेरा बच्चे नहीं मिल रहे मेरे को, ठीक है, क्योंकि वो टीचर्स के लिए अलग जगह थी, वहाँ क्लासेस भी होती नहीं थी। अगर क्लासेस होती, कोटा जैसे होता मैं 2-4 बच्चे कहीं से पकड़ लेता, है ना, ज़बरदस्ती पढ़ाता उनको। तो कोटा में बच्चे पकड़ना आसान है ना, ठीक है। तो फिर है ना मैंने उनको रूम में बिठाया, है ना, बिल्कुल रूम में बिठाया और 15 मिनट मैंने पढ़ाया, बस 15 मिनट पढ़ाया। और मैंने वहाँ क्या होता, पहले उसे मॉड्यूल वाइज पढ़ाते हैं वहाँ पे ना, तो पहले फिजिकल केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक, ऐसे पढ़ाते हैं। तो मैंने उनको सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया मोल कंसेप्ट। मैंने कहा 1 मोल = 6.02 × 10⁻³ होते हैं, ये है ना, इसको आप आलू की तरह मत समझो, इसको आप बॉल की तरह समझो। इतनी सारी एक जैसे होनी चाहिए बॉल, अगर आलू है टमाटर है तो फिर वो मोल की तरह काम नहीं करेगा। मैंने कहा आपको समझ में आया? उनका बिल्कुल समझ में आया मेरे को। फिर वो खुद से बोले कि 1 मोल चेयर हो सकती है। मैं कहा बिल्कुल परफेक्ट। जैसे उसने बोला ना 1 मोल चेयर, मैं समझ गया, मैं टीचर बन गया, ठीक है। क्योंकि जब मैं इनको समझा सकता हूँ तो दुनिया में फिर हर आदमी को समझा सकता हूँ। तो ये टीचर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे होता है। अब तुमको पढ़ाऊंगा, तुमको समझाऊंगा, तुम तो समझ ही जाओगे। तो समझाना उसको है जो समझ ही नहीं पाए, समझ गए। तो मैंने कल ट्रायल कर लिया पूरा। अब तुम्हें देखना है, उसको नोट्स बनाना है और मुझे फीडबैक देना है कि और क्या इंप्रूवमेंट किया जाए। इसी बात पे लिखो डीपीपी नंबर, और ये किसी को बताना मत कि मेरा पहला लेक्चर उन्होंने वाइफ को बताया था, ये प्राइवेट है एकदम। कभी वो आ जाए और पूछे कि 4 में से कितने बताए, तो तुम क्या आंसर करोगे? 4। और वो क्लास टेस्ट कितने बनाने हैं? 8 तक हो गए ना, तो 2 और बनाने हैं, ये बनाने हैं प्लस हाइड्रोकार्बन का लेक्चर 1 करना है। ये कर लेना। अरे तुम गिर जाओगी। चलो फिर मिलते हैं। जय हिंद।
you